सो अभी गुड न्यूज है कि बद्रीनाथ की रोड ओपन है एंड वी आर गोइंग टू जोश। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज 15 अगस्त है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और आज हम घांगरिया से गोविंद घाट जाएंगे और फिर गोविंद घाट से बद्रीनाथ जाएंगे और शाम को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। बट बारिश की वजह से कुछ श्योरिटी नहीं है कि हम लोग बद्रीनाथ पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड के भी काफ़ी चांसेस हैं और ट्रैक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। सो लेट्स सी। ये वैली सामने कितनी सुंदर लग रही है। मतलब बारिश के बाद में ट्रैकिंग जरूर थोड़ी टफ हो जाती है, बट जो पहाड़ों की सुंदरता है ना, उसको चार चांद लग जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मॉनसून में सुंदर नज़ारों के साथ कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। अब जैसे कि बीच रास्ते पे ये वाटर क्रॉसिंग, बारिश के बाद पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ हो चुका था और इन पथरीले रास्तों पे इसे क्रॉस करना भी थोड़ा सा ट्रिकी था। बट हम यहाँ काफ़ी लोग थे तो सबने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सेफली इसे क्रॉस कर लिया। आज का हमारा डिसेंट 10 किलोमीटर का है। बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा स्लिपरी ज़रूर हो गया है, लेकिन आज के इस ट्रैक में एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए हम एक पोंचो पहन के इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं और अब तो हर कदम के साथ वैली के नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग कुलना विलेज पहुंच गए हैं और हमें करीब 6 घंटे लगे ट्रैक करने में, बट एकदम एफर्टलेस ट्रैक तब भी। और अभी यहाँ से हम लोग गोविंद घाट जाएंगे कैब में और उसके बाद वहाँ से हम लोग कॉल लेंगे कि हम बद्रीनाथ जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कल रात से, क्योंकि कल पूरे दिन से एक्चुअली बारिश हो रही है, तो रोड कंडीशन का भी उतना कंफर्म नहीं है कि रोड खुली है क्या, लैंडस्लाइड वगैरह कहीं नहीं हुआ, तो वहाँ जाके कॉल लेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट बैठते हैं और फिर गोविंद घाट के लिए निकलेंगे। कैब में बैठे हम सबके दिमाग में बस एक चीज चल रही थी, आज हम बद्रीनाथ जा पाएंगे या नहीं। कल से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी और बद्रीनाथ वाला एरिया भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। गोविंद घाट पहुंच के जब हमारे बस ड्राइवर ने हमें आगे की अपडेट दी तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा था। सो अभी गुड न्यूज है कि बद्रीनाथ की रोड ओपन है एंड वी आर गोइंग टू तो इसी जोश के साथ हम लोग निकल पड़े बद्रीनाथ की तरफ। गोविंद घाट से बद्रीनाथ 25 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे कवर करने में करीब 1 घंटा लगता है। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी है और बद्रीनाथ के पहाड़ अब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बद्रीनाथ में अपने हॉस्टल पहुंच के हमने एक ग्रुप फोटो क्लिक करी, अपने रूम्स में पहुंच के कुछ देर रेस्ट किया और फिर वेलकम टू बद्रीनाथ एवरीवन। बहुत कम उम्मीद थी हमें कि आज हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड की कंडीशन का थोड़ा डाउट था। आज लैंडस्लाइड के भी सुनने में आ रहा था कि शायद लैंडस्लाइड हो सकती है, बट फॉर्चुनेटली हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ। और भाई साहब जो नज़ारे हैं यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता आपको कितने शानदार नज़ारे हैं। क्लाउड्स बिल्कुल भी नहीं है, पूरी वैली बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। और अभी हम बद्रीनाथ मंदिर जा रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँचना कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी है। केदारनाथ या अमरनाथ की तरह आपको यहाँ कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता, रोड सीधा मंदिर तक जाती है। बारिश रुकने के बाद बादल भी अब पूरी तरह हट चुके हैं और ये पूरी वैली अब बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो अभी बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ एक तप्त कुंड है जहाँ गर्म पानी आता है। हम वहाँ डुबकी लगाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होली प्लेस है, तो एक बार यहाँ डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट बाहर एक तप्त कुंड है जहाँ पूरे साल गर्म पानी आता है। मंदिर में जाने से पहले इस कुंड में डुबकी लगाने को काफ़ी पवित्र माना जाता है। कुंड का पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म था, लेकिन इसमें नहाने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। फाइनली कुंड में डुबकी लगाने के बाद जब हम मंदिर में एंटर हो रहे थे तो मेरे दिल की धड़कनें मुझे मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी। इस पॉइंट पे मेरा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ इस एनर्जी को फील करना चाहता था।
मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ कीर्तन चल रहे थे, तो कुछ देर हम कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन में हम कुछ 1 घंटे तक बैठे थे। यहाँ की वाइब और एनर्जी को शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी बद्रीनाथ आते हैं तो ये कीर्तन आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। आज हम शाम की आरती नहीं देख पाए थे, तो मैंने सोचा कि कल सुबह 4:30 बजे मंदिर आएंगे और सुबह की आरती देखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठा हूँ, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने। सुबह की आरती 4:30 बजे होती है और अभी 4 बज रहे हैं, 4:10 हो गए एक्चुअली, तो अभी जल्दी चलते हैं और आरती अटेंड करते हैं। अभी पूरी तरीके से अंधेरा है, बस एक स्ट्रीट लाइट जो है थोड़ी बहुत उसकी रोशनी है और थोड़े थोड़े ऊपर तारे दिख रहे हैं और साइड में थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। ये नज़ारा देख के इतना अच्छा लग रहा है। सुबह के टाइम पे खाली सड़क पे वॉक करना, ऊपर तारे, साइड में पहाड़। सुबह के शांत एनवायरनमेंट में मंदिर पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है और अब फाइनली मुझे बद्रीनाथ मंदिर की आरती भी देखने को मिली। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम। अगर आपने लाइफ में एक बार सुबह के टाइम पे इस मंदिर की आरती अटेंड कर ली तो अगले कुछ दिनों तक सुबह के टाइम पे आपका कुछ और सुनने का मन नहीं करेगा। मंदिर में कुछ देर रुकने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। आज का हमारा प्लान है माना विलेज जाने का, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। लिविंग फॉर माना विलेज और एज यूजुअल मैं सबसे लेट चल रहा हूँ। माना विलेज बद्रीनाथ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और ये विलेज इस साइड में इंडिया चाइना बॉर्डर का लास्ट विलेज है। बद्रीनाथ से माना पहुंचने में हमें सिर्फ 15 मिनट लगे और यहाँ पहुंचते ही यहाँ के लैंडस्केप से हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। इंडिया के इतने आइसोलेटेड से एरिया में होने के बाद भी ये एक बहुत ही कलरफुल विलेज है। इस पूरे विलेज की सड़कों पे आपको इस तरह के फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, जो कि बैकग्राउंड के माउंटेन व्यूज के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। कुछ देर इस विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है वसुधारा फॉल्स। तो अभी मैंने वसुधारा वाटरफॉल्स का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और ये वाला रास्ता जो है ये सीधा फॉल्स पे जाता है। वसुधारा फॉल्स का ये ट्रैक माना विलेज से स्टार्ट होता है और ये पूरा ट्रैक 5 किलोमीटर लंबा है। ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन रास्ते के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। ये लैंडस्केप कितना सुंदर है। यहाँ ऊपर टॉप पे स्नो है, आई डोंट नो कैमरे में कितना दिख रहा है, बट ऊपर काफ़ी अच्छी स्नो है। यहाँ तक काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, फिर धीरे धीरे आगे आगे ग्रीनरी कम हो जाती है और वो पूरा ड्राई एरिया है। यहाँ से वाले माउंटेन्स आपको ड्राई दिख रहे होंगे। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ड्राई रीजन आता जा रहा है और चाइना बॉर्डर भी उसी तरफ है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चाइना बॉर्डर की तरफ भी जा रहे हैं। और वसुधारा फॉल्स अभी भी 3 किलोमीटर एटलीस्ट है, क्योंकि ओवरऑल 5 किलोमीटर का ट्रैक है और एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, बट लैंडस्केप बहुत ज़्यादा सुंदर है। रास्ते में इस तरह के ट्रिकी पॉइंट्स भी आते हैं जिन्हें बड़ा केयरफुली क्रॉस करना पड़ता है। इस पॉइंट के बाद ये ट्रैक काफ़ी स्टीप हो गया था और अब तक हम लोग काफ़ी थक चुके थे। करीब 3 घंटे लगे हमें इस ट्रैक को कंप्लीट करने में और फाइनली हम लोग पहुंच गए वसुधारा फॉल्स। तो फाइनली वसुधारा फॉल्स पहुंच चुके हैं। बहुत मुश्किल ट्रैक था, लेकिन यहाँ पहुंच के बहुत ही ज़्यादा शांति फील हो रही है और यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं, मतलब जो आंखों से देख रहे हैं ना उस पर विश्वास नहीं हो रहा। इतनी सुंदर जगह कोई कैसे हो सकती है। वसुधारा फॉल्स एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है जो कि 120 मीटर की हाइट से गिरता है। इस वाटरफॉल का पौराणिक कथाओं में भी काफी जिक्र है और ऐसा माना जाता है कि इस वाटरफॉल का पानी किसी भी ऐसे इंसान पे नहीं गिरता जिसने जिंदगी में काफी पाप करे हों। इस वाटरफॉल का फ्लो भी काफी तेज था और इतनी हाइट से जब ये पानी नीचे आकर इन पत्थरों से टकरा रहा था तो वो आवाज एकदम दिल दहला देने वाली लग रही थी। ऐसे रिमोट एरिया में आकर इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में इस वाटरफॉल को विटनेस करके मैं खुद को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा था। ये नज़ारे वैसे भी देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे और यहाँ की स्टोरी भी ऐसी है कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। मतलब
और यहाँ से 27 किलोमीटर आगे जाके एक सतोपंथ नाम की जगह है और स्वर्ग रोहिणी पीक्स भी वहीं जाके है। और कहते हैं कि पांडव जब महाभारत के युद्ध के बाद जब स्वर्ग गए थे तो वो इसी रास्ते से आगे होते हुए स्वर्ग गए थे। इस तरह के रिमोट एरियाज़ में आगे जब इतनी शांति और ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, सच बता रहा हूँ, इससे बेहतर फीलिंग कुछ हो ही नहीं सकती यार। मतलब ये वो नज़ारे हैं जिनके लिए मैं एक्चुअल में ट्रैकिंग और ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। वसुधारा फॉल्स पे करीब 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हमने आज का अपना डिसेंट शुरू कर दिया। मैं ये बात ऑलरेडी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, लेकिन सच में इस जगह का लैंडस्केप कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। टू बी ऑनेस्ट, इस पूरी ट्रिप का सबसे सुंदर लैंडस्केप मुझे इसी जगह का लगा। यहाँ से माना विलेज स्टार्ट हो जाता है और ये विलेज स्टार्ट होते ही वापस ग्रीनरी आ गई और लैंडस्केप काफ़ी बदल चुका है और बहुत ज़्यादा सुंदर विलेज है यार। इस पूरे विलेज में हमें महाभारत से रिलेटेड काफ़ी सारी हिस्टोरिकल जगह देखने को मिलती है। माना विलेज इंडिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको सरस्वती नदी भी देखने को मिल जाएगी। ये सामने बड़ा सा पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये भीम पुल है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि भीम जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के यहाँ रख दिया था ताकि पांडव स्वर्ग की अपनी जर्नी में इस सरस्वती नदी को क्रॉस कर सकें। तो अभी यहाँ की एक गणेश गुफा है, वहाँ जा रहे हैं हम। और ये बस ठीक देखो आप कितने गणेश गुफा से पहले हम गए वेद व्यास गुफा में। ये वो गुफा है जहाँ वेद व्यास जी ने बैठकर गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन भी इसी जगह से किया था। वेद व्यास गुफा के बाद हम लोग गए गणेश गुफा में। ये दोनों ही गुफा बहुत छोटे से एरिया में बनी है और गणेश जी ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत लिखी थी। इस पूरे विलेज में इतनी सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स है ना कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इंडिया के इतने रिमोट एरिया में है। वो इट्स टू गुड यार। क्या बेहतरीन नज़ारे हैं यार यहाँ। मतलब ये वाला जो माउंटेन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्रीन है। इसके इस तरफ भी ड्राई है और उस तरफ भी ड्राई है और वहाँ पूरे क्लाउड्स कवर हो गए हैं, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है। आज के पूरे दिन इस विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद शाम तक हम लोग अपने हॉस्टल पहुंच गए। आज का ये दिन हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन है। कल हम लोग बद्रीनाथ से ऋषिकेश चले जाएंगे और वहाँ से सब लोग अपने घर। एक हफ्ते पहले तक हम लोग 30 अनजान लोग थे जो एक साथ एक ट्रिप पर निकले थे और अब हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। आज के दिन हम लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि काश ये ट्रिप बस एक दिन और एक्सटेंड हो जाए। ट्रैवलिंग की यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। It's not just the places you visit, it's the people you meet and the connections you build. Thank you Youth Hostel Association of India, thank you all the members of the group, and thank God for making this trip the most memorable trip of my life.